हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की इस पुस्तक से खंड क के उपशीर्षक को देखने वाले हैं, जिसमें खंड क है हमारा हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास। इसके अंतर्गत हम उत्तर आधुनिक गद्य, शक्ति और दुर्बलताएं और समस्याएं, इन तीनों शीर्षकों को देखने वाले हैं। तो आज का यह वीडियो अंतिम वीडियो है खंड क का, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा वह खंड ख से हिंदी गद्य की विधाओं का विकास से होगा। आज का टॉपिक जो पहला है वह है उत्तर आधुनिक गद्य। 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में उत्तर आधुनिकता की चर्चा भी होने लगी है। हमने पिछली वीडियो में आधुनिकता बोध को देखा था। आज के इस वीडियो में हम उत्तर आधुनिकता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो अगर हम ध्यान दें तो उत्तर आधुनिकता की जो शुरुआत हुई है वह 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुई है। इससे संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता की अवधारणा क्या है? ऑप्शन ए, आधुनिकता के बाद की एक स्थिति जिसमें सारा विश्व एक विशाल बाजार बन गया है। ऑप्शन बी, आधुनिकता से पहले की स्थिति। ऑप्शन सी, एक विचारधारा जो जीवन मूल्यों पर केंद्रित है। ऑप्शन डी, एक दर्शन जो नैतिक बोध पर जोर देता है। तो उत्तर आधुनिकता की अवधारणा क्या है? इसका सही उत्तर होगा, उत्तर आधुनिकता की अवधारणा है आधुनिकता के बाद की स्थिति जिसमें सारा विश्व एक विशाल बाजार बन गया है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। उत्तर आधुनिकता के प्रमुख लक्षणों को एक साथ सूत्रबद्ध करते हुए डॉक्टर निर्मला जैन, ठीक है, ने कहा है, उत्तर आधुनिकता के इस परिदृश्य में समीक्षा और ऐतिहासिकता दोनों खत्म हो जाती हैं। उत्तर आधुनिकता में सिद्धांत निर्माण नहीं होता, कुछ नए विमर्श हैं जो अपने आप में पूर्ण हैं। उनमें आर्थिक भविष्यवाणियों और बाजार अध्ययन से लेकर धार्मिक पुनर्जागरण, फिल्म समारोह की समीक्षा या व्यक्ति पूजा सब शामिल है, सब अपने में पूर्ण है। तो ये जो उत्तर आधुनिकता से संबंधित जो परिभाषा या अवधारणा कहेंगे तो यह निर्मला जैन के अनुसार है, ठीक है। और भी रचनाकार आलोचक आएंगे जो उत्तर आधुनिकता की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। तो हम इससे पहले ये देख लेते हैं, जो पहला ये उत्तर आधुनिकता को जो इन्होंने परिभाषित किया है वह किनका है? निर्मला जैन के द्वारा है, ठीक है। तो इनके अनुसार क्या है कि उत्तर आधुनिकता क्या है? इनके अनुसार इस परिदृश्य में समीक्षा और ऐतिहासिकता दोनों खत्म हो जाती है। उत्तर आधुनिकता में सिद्धांत निर्माण नहीं होता है। तो यह भी जो तथ्य है वह निर्मला जैन के अनुसार है। कुछ नए विमर्श हैं जो अपने आप में पूर्ण हैं। इनमें आर्थिक भविष्यवाणियों और बाजार अध्ययन से लेकर धार्मिक पुनर्जागरण, फिल्म समारोह की समीक्षा, व्यक्ति पूजा सब शामिल है। तो सब कुछ अपने में पूर्ण है, ये इनकी अवधारणा है उत्तर आधुनिकता को लेकर। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता में क्या खत्म हो जाता है? ऑप्शन ए, समीक्षा और ऐतिहासिकता। ऑप्शन बी, सिद्धांत निर्माण। ऑप्शन सी, आर्थिक भविष्यवाणियाँ। ऑप्शन डी, धार्मिक पुनर्जागरण। अगर हम निर्मला जैन के ही इस परिभाषा के अनुसार देखें तो उत्तर आधुनिकता में समीक्षा और ऐतिहासिकता खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखने से पहले ये तथ्य देख लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र में दरीदा के विखंडनवाद को उत्तर आधुनिक विमर्श माना जाता है, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न जो है वह है, दरीदा के विखंडनवाद के अनुसार क्या होता है? ऑप्शन ए, साहित्यकार एक पाठ का निर्माण करता है जिसका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता। ऑप्शन बी, साहित्यकार एक निश्चित अर्थ वाला पाठ निर्माण करता है। ऑप्शन सी, पाठक का काम पाठ का अर्थ स्थिर करना है। ऑप्शन डी, पाठ के बाहर कुछ होता है जो प्रमाण या प्रतिमान के रूप में काम करता है। इसका सही उत्तर होगा, साहित्यकार एक पाठ का निर्माण करता है जिसका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। इसे विस्तार से इस रूप में समझेंगे, यह पाठक को अनेक अर्थ देता है। अगर दरीदा के विखंडनवाद को समझें तो इसका अर्थ है कि यह पाठक को अनेक अर्थ देता है। इन अनेक अर्थ केंद्रों में से किसी एक को स्थिर करने का काम पाठक का है। यह आवश्यक नहीं है कि पाठक पाठ का विखंडन करके लेखक के अनुभव तक पहुँचे ही। उसका काम पाठ का विखंडन करके निर्माण की प्रविधि तक पहुँचना है। दरीदा के अनुसार पाठ के बाहर कुछ नहीं होता।
इसलिए बाहर से प्रमाण या प्रतिमान खोज कर लाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वस्तुतः पाठ अर्थलीला मात्र है। इस लीला का कोई एक अर्थ होता ही नहीं, इसलिए इस अर्थलीला के जितने विमर्श हैं सभी मान्य हैं। तो पाठ के भीतर कुछ नहीं होता, पाठ के बाहर कुछ अर्थ नहीं होता, पाठ के भीतर ही अर्थ होता है। तो यह मंतव्य जो है देरिदा के द्वारा है। और ये जो अगर हम कहें इस अवधारणा को क्या नाम दिया है उन्होंने, विखंडनवाद को की अवधारणा का नाम दिया है। ठीक है, अगला तथ्य है रचना के क्षेत्र में मनोहर श्याम जोशी, कृष्ण बलदेव वैद्य, सुरेंद्र वर्मा, उदय प्रकाश आदि कुछ थोड़े से गद्य लेखकों को ही उत्तर आधुनिकता से जोड़कर देखा जा रहा है। इनका गद्य जादुई यथार्थ का गद्य माना जाता है। यानी मनोहर श्याम जोशी, कृष्ण बलदेव वैद्य, सुरेंद्र वर्मा और उदय प्रकाश, इनके साहित्य को उत्तर आधुनिकता के साहित्य से जोड़ा जाता है और इनके गद्य को जादुई यथार्थवाद से भी जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर आधुनिकता से जुड़े गद्य लेखकों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए जादुई यथार्थ का गद्य जिसमें आधुनिक जीवन यथार्थ की पहचान के साथ मिथक, इतिहास, स्वप्नलोक, रहस्य, रोमांच सब कुछ तिलस्म के रूप में उपस्थित होता है। ऑप्शन बी केवल आधुनिक जीवन यथार्थ की पहचान है। ऑप्शन सी केवल मिथक और इतिहास का महत्व है। ऑप्शन डी केवल स्वप्नलोक और रहस्य रोमांच का महत्व है। तो उत्तर आधुनिकता से जुड़े गद्य लेखकों की विशेषताएं क्या है कि उनका जो साहित्य है वो जादुई यथार्थ का गद्य है जिसमें आधुनिक जीवन यथार्थ की पहचान के साथ मिथक, इतिहास, स्वप्नलोक, रहस्य, रोमांच सब कुछ तिलस्म के रूप में उपस्थित होता है। अगला तथ्य से संबंधित है कहीं कहीं कथा पात्रों में फ्रस्ट्रेशन, उन्माद, कुंठा, लाचार, घृणा, नपुंसक क्रोध भी देखा जा सकता है। यानी इन रचनाओं के केंद्र में जो पात्र होंगे उनमें फ्रस्ट्रेशन, उन्माद या कुंठा या लाचार या घृणा भी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है उत्तर आधुनिक परिदृश्य में क्या हो रहा है? ऑप्शन ए पवित्र से पवित्र सांस्कृतिक प्रतीक भी बिकाऊ माल हो रहे हैं। ऑप्शन बी सांस्कृतिक प्रतीकों का महत्व बढ़ रहा है। ऑप्शन सी मूल्यों का महत्व बढ़ रहा है। ऑप्शन डी अराजकता का माहौल नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पवित्र से पवित्र सांस्कृतिक प्रतीक भी बिकाऊ माल हो रहे हैं उत्तर आधुनिक परिदृश्य में। अगला प्रश्न है उत्तर आधुनिकता के प्रभाव को लेकर हिंदी जगत में क्या स्थिति है? ऑप्शन ए स्वीकार अस्वीकार का ऊहापोह व्याप्त है। ऑप्शन बी सभी तरह के मूल्यों का स्वीकार हो रहा है। ऑप्शन सी सभी तरह के मूल्यों का अस्वीकार हो रहा है। ऑप्शन डी कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए स्वीकार अस्वीकार का ऊहापोह व्याप्त है। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य के स्वस्थ विकास के लिए कितने मुद्दे सतर्क रहना आवश्यक है? प्रश्न है हिंदी गद्य के स्वस्थ विकास के लिए कितने मुद्दे आवश्यक हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3। कौन कौन से 3 मुद्दे हैं जो हिंदी गद्य के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक हैं? जिनमें पहला मुद्दा है हिंदी की मूल प्रकृति की रक्षा करना। ये पहला मुद्दा है हिंदी के गद्य के स्वस्थ विकास के लिए। मूल प्रकृति की रक्षा से संबंधित इसे देखते हैं। इस स्तर पर यानी मूल प्रकृति की रक्षा वाला जो पहला मुद्दा है, इस स्तर पर हमें ध्यान रखना होगा कि समृद्धतर भाषाओं से विचार ग्रहण करने के मोह में हम हिंदी को अनुवाद की भाषा न बना दें। विचारों का ग्रहण गुनाह नहीं है, गुनाह है विचारों को बिना पचाए अनुवाद की भाषा में रख देना। हमें समृद्ध भाषाओं से दृष्टि प्राप्त करना है। संवेदना का विस्तार करने के लिए विश्व की सर्वोत्तम कृतियों का अनुशीलन करना है, किंतु उनके अधकचरे अनुवाद प्रस्तुत करना उचित नहीं है। समृद्ध भाषाओं के शब्दों और मुहावरों को अपनी भाषा की क्रियाओं के साथ जोड़कर अपने वैदुष्य का परिचय देना भी अपनी भाषा की प्रकृति को नष्ट करना है। इसी प्रकार हिंदीतर भारतीय भाषाओं के शब्दों, ध्वनियों, मुहावरों, सूक्तियों और उच्चारण की मुद्राओं और लहजों को भी वहीं तक लेना है जहाँ तक वे हिंदी में खप सकें। अविवेकपूर्ण अनियंत्रित आयात संतुलन का कारण बन सकता है। अगला
जो मुद्दा है, यानी 3 मुद्दे थे हिंदी के स्वस्थ विकास के लिए, हिंदी गद्य के स्वस्थ विकास के लिए 3 मुद्दे थे, जिनमें हमने पहला जो मुद्दा देखा वो है हिंदी की मूल प्रकृति की रक्षा करना। दूसरा जो मुद्दा है वह है गद्य भाषा को जीवन की वास्तविकता के साथ संश्लिष्ट रूप से जुड़े रखने का है। इससे संबंधित जो तर्क है वो देख लेते हैं। जीवन से परे उर्दू चेतना का गद्य आवश्यकता से अधिक शीतल और सूक्ष्म हो जाता है। जीवन की अबूझ स्थितियों की खोज में मन के अचेतन में भटकाने वाले गद्य धुंधला हो जाता है। आवश्यक है कि हम धरती की गंध और ऊष्मा से अपने गद्य को प्राणवान और दीप्त रखें। इस स्तर पर सतर्कता का दायित्व रचनाकार और समीक्षक दोनों का है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वह क्या, कि उसकी जो भाषा है उसको जीवन से जोड़ना, और पहला क्या था कि उसकी जो मूल प्रकृति है उसको सुरक्षित रखना। अगर हम तीसरे मुद्दे की बात करें तो वो हम देख लेते हैं। सतर्कता का तीसरा मुद्दा गद्य के सहज और स्वस्थ विकास का है। सहज और स्वस्थ विकास के लिए जो चीज़ें अपनाई जा सकती है उसे अपनाया जाए। इससे संबंधित जो तर्क हैं, कभी कभी शुद्धता का आग्रह या परंपरा संरक्षण का मोह भाषा के स्वस्थ विकास में बाधक होता है। जीवंत भाषा का लचीला होना आवश्यक है। हिंदी ने प्रारंभ से ही अनेक भाषाओं से शक्ति संचय किया है, इसलिए व्याकरण एवं वाक्य संरचना के स्तर पर भी हमें अधिक कठोर और जटिल नियमों के आग्रह से इसे थोड़ा मुक्त रखना होगा। इसके जो तीसरा मुद्दा है, तो गद्य के विकास से संबंधित हमने 3 मुद्दे देखे। पहला मुद्दा था हिंदी की मूल प्रकृति की रक्षा का, दूसरा था गद्य भाषा को जीवन की वास्तविकता से जोड़ने का, और तीसरा इसके सहज और स्वस्थ विकास के लिए ज़रूरी कदम। ठीक है, अगला प्रश्न है गद्य भाषा को जीवन की वास्तविकता के साथ संश्लिष्ट रूप से जुड़े रखने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए धरती की गंध और ऊष्मा से अपने गद्य को प्राणवान और दीप्त रखना। ऑप्शन बी जीवन से परे ऊर्ध्व चेतना का गद्य लिखना। ऑप्शन सी मन के अचेतन में भटकना। ऑप्शन डी धुंधला गद्य लिखना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गद्य भाषा को जीवन की वास्तविकता के साथ संश्लिष्ट रूप से जुड़े रखने के लिए क्या आवश्यक है, धरती की गंध और ऊष्मा से अपने गद्य को प्राणवान और दीप्त रखना। तो ये जो महत्वपूर्ण कार्य है, इससे जीवन की वास्तविकता से गद्य को जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है गद्य के सहज और स्वस्थ विकास के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए लचीला होना और व्याकरण एवं वाक्य संरचना के स्तर पर अधिक कठोर और जटिल नियमों के आग्रह से मुक्त रहना। ऑप्शन बी कठोर और जटिल नियमों का पालन करना। ऑप्शन सी शुद्धता का आग्रह और परंपरा संरक्षण का मोह। ऑप्शन डी भाषा का विकास रोकना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गद्य के सहज और स्वस्थ विकास के लिए गद्य का लचीला होना, व्याकरण एवं वाक्य संरचना के स्तर पर अधिक कठोर और जटिल नियमों के आग्रह से मुक्त रहना आवश्यक है। अगला प्रश्न है आज रचना और आलोचना दोनों के गद्य के लिए किसकी मांग बढ़ रही है। ऑप्शन ए अनुभूति दीप्त एवं संवेदना करने की मांग। ऑप्शन बी शुष्क और नीरस गद्य की मांग। ऑप्शन सी केवल परंपरागत रूपबंध का पालन करने की मांग। ऑप्शन डी गद्य विधाओं के परंपरागत रूपबंध को तोड़ने की मांग रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आज रचना और आलोचना दोनों के गद्य के लिए किसकी मांग बढ़ रही है, अनुभूति दीप्त एवं संवेदन समृद्ध करने की मांग यह बढ़ रही है। अगला प्रश्न है गद्य विधाओं के परंपरागत रूपबंध टूटने से क्या हो रहा है। ऑप्शन ए कथा मुक्त चिंतन नाटक एक आलाप संस्मरण सब एक दूसरे से निकट आ रहे हैं। ऑप्शन बी गद्य विधाएं और अधिक जटिल हो रही हैं। ऑप्शन सी गद्य विधाएं और अधिक परंपरागत हो रही हैं। ऑप्शन डी गद्य विधाओं में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए कथा मुक्त चिंतन नाटक एक आलाप संस्मरण सब एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। गद्य विधाओं के परंपरागत रूपबंध टूटने से क्या हो रहा है, कथा मुक्त चिंतन नाटक एक आलाप संस्मरण सब एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य के भविष्य के बारे में क्या कहा जा सकता है।
ऑप्शन ए, हम उसकी प्रगति के प्रति पूर्ण आश्वस्त हैं। ऑप्शन बी, हम उसकी प्रगति के प्रति आशंकित हैं। ऑप्शन सी, हिंदी गद्य का भविष्य अनिश्चित है। ऑप्शन डी, हिंदी गद्य का भविष्य अंधकार में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गद्य के भविष्य के प्रति हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, यह गद्य का भविष्य है। अगला जो टॉपिक है, शक्ति और दुर्बलताएं। इससे संबंधित आचार्य शुक्ल का कथन है, शक्ति और दुर्बलताएं यानी गद्य की शक्ति और गद्य की दुर्बलताएं। अपने इतिहास के संशोधित संस्करण यानी 1997 संवत में तत्कालीन गद्य की स्थिति पर विचार करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा है, आजकल भाषा की भी बुरी दशा है। बहुत से लोग शुद्ध भाषा लिखने का अभ्यास होने के पहले ही बड़े बड़े पोथे लिखने लगते हैं, जिनमें व्याकरण की भद्दी भूल तो रहती ही है, कहीं कहीं वाक्य विन्यास तक ठीक नहीं रहता। व्याकरण की भूलों तक ही बात नहीं है, अपनी भाषा की प्रकृति की पहचान ना होने के कारण कुछ लोग उसका स्वरूप भी बिगाड़ चले हैं। वे अंग्रेजी के शब्द, वाक्य और मुहावरे तक ज्यों के त्यों उठाकर रख देते हैं। यह नहीं देखने जाते कि भाषा हिंदी हुई या और कुछ। तो जो गद्य की जो कमियां रही हैं प्रारंभ में, उसे रेखांकित करते हैं शुक्ल जी। अगला पॉइंट है, 1926 से 47 ईस्वी तक के हिंदी गद्य के स्वरूप पर विचार करते हुए डॉक्टर भोलानाथ लिखते हैं, यदि ध्यानपूर्वक और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो 1926 ईस्वी से 1947 ईस्वी के अंदर लिखे गए गद्य के भी स्वरूप और परिस्थिति की लगभग यही अवस्था रही है। ऊपर का खुरदुरापन मिट सा गया है, पर भीतरी कमजोरियां वैसी की वैसी ही हैं। लेखक प्रयत्नशील है, खामियां हटती मिटती जा रही हैं, कमियां पूरी होती जा रही हैं, विकास होता जा रहा है। 22 वर्षों के अंदर इससे अधिक की आशा भी नहीं की जा सकती, और विशेष रूप से तब जब हम देखते हैं कि यह काल संक्रांति काल और राजनीतिक संघर्षों का काल रहा है। तो ये कथन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी गद्य की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन ए, अच्छी नहीं थी, व्याकरण की भद्दी भूलें और वाक्य विन्यास तक ठीक नहीं रहता था। ऑप्शन बी, अच्छी थी, व्याकरण और वाक्य विन्यास दोनों ठीक थे। सी, मध्यम थी, व्याकरण की भूलें थी लेकिन वाक्य विन्यास ठीक था। डी, बहुत अच्छी थी, व्याकरण और वाक्य विन्यास दोनों बहुत अच्छे थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अभी हमने आचार्य शुक्ल का कथन देखा था, उसमें गद्य की जो स्थिति थी वह अच्छी नहीं थी, व्याकरण की भद्दी भूलें थी और वाक्य विन्यास तक ठीक नहीं रहता था। भोलानाथ तिवारी के अनुसार अगर हम देखें तो 26 से 47 यानी 1926 से 47 के बीच के हिंदी गद्य की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन ए, ऊपर का खुरदरापन मिट सा गया था पर भीतरी कमजोरियां वैसी की वैसी थी। ऑप्शन बी, पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। ऑप्शन सी, बहुत खराब थी। ऑप्शन डी, बहुत अच्छी थी। तो अभी हमने भोलानाथ तिवारी का भी कथन देखा था, उसमें 26 से 47 के बीच की गद्य की जो स्थिति थी उसमें ऊपर का खुरदरापन मिट सा गया था पर भीतरी कमजोरियां वैसी की वैसी ही थी। आचार्य शुक्ल और डॉक्टर भोलानाथ के कथनों में सत्यता की कमी नहीं है, और हम यह स्वीकार करते हैं कि हिंदी गद्य में आज भी उस प्रकार की एकरूपता नहीं आ सकी है जैसी संस्कृत के व्याकरणबद्ध गद्य में थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हिंदी गद्य की दुर्बलताएं क्या हैं? ऑप्शन ए, व्याकरण की त्रुटियां, उच्चारण संबंधी दोष, एकरूपता की कमी, अभिव्यक्ति शैथिल्य, प्राविधिक शब्दावली का अभाव। ऑप्शन बी, केवल व्याकरण की त्रुटियां। ऑप्शन सी, केवल उच्चारण संबंधी दोष। ऑप्शन डी, केवल एकरूपता की कमी। तो अभी हमने देखा शक्ति और दुर्बलताएं, जिसमें दुर्बलताओं से संबंधित अगर हम प्रश्न देखें तो हिंदी गद्य की दुर्बलताएं क्या क्या थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला यानी व्याकरण की त्रुटियां थी। दुर्बलताओं में पहली जो कमी थी वह व्याकरण की त्रुटियां हैं। दूसरा, उच्चारण संबंधी दोष है। तीसरा, एकरूपता की कमी है। चौथा, अभिव्यक्ति शैथिल्य है। पांचवा, प्राविधिक शब्दावली का अभाव है। तो ये 5 दुर्बलताएं हमको हिंदी गद्य की दुर्बलताओं में दिखाई देती हैं, जिनमें पहला है व्याकरण की त्रुटियां, दूसरा है उच्चारण संबंधी दोष, तीसरा है एकरूपता की कमी, चौथा है अभिव्यक्ति शैथिल्य और पांचवा है प्राविधिक शब्दावली का अभाव। तो गद्य की ये दुर्बलताएं 5 है, जिसे हमने प्रश्नोत्तर के फॉर्म में देख लिया। ठीक है, अगला है व्याकरण की त्रुटियों के उदाहरण क्या है? कि व्याकरण की अगर त्रुटियां हैं, जो पहला गद्य की दुर्बलताओं में जो हमने देखा था, पहला व्याकरण की त्रुटियां, इसमें अगर व्याकरण की त्रुटियां देखें तो उसमें क्या क्या उदाहरण है? ऑप्शन ए, वाक्य प्रयोग की अशुद्धियां, लिंग प्रयोग में असावधानी,
ने का अशुद्ध प्रयोग, संयोजकों का निरर्थक प्रयोग। ऑप्शन बी केवल वाक्य प्रयोग की अशुद्धियाँ, ऑप्शन सी केवल लिंग प्रयोग में असावधानी है, ठीक है, और ऑप्शन डी केवल ने का अशुद्ध प्रयोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए वाक्य प्रयोग की अशुद्धियाँ, लिंग प्रयोग में असावधानी, ने का अशुद्ध प्रयोग और संयोजकों का निरर्थक प्रयोग। तो ये चारों जो पॉइंट्स हैं ये व्याकरण की त्रुटियों में शामिल है, ठीक है, और इस कारण जो है हिंदी गद्य दुर्बल हुआ है। अगला प्रश्न है, ने के प्रयोग में गड़बड़ी कहाँ सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए भोजपुरी प्रदेश में, ऑप्शन बी पूरे भारत में, ऑप्शन सी केवल शहरी क्षेत्रों में, ऑप्शन डी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ने के प्रयोग में गड़बड़ी कहाँ होती है? भोजपुरी प्रदेश में। अगला प्रश्न है, लिंग दूषित वाक्यों के उदाहरण क्या हैं? ऑप्शन ए लड़की ने क्या करी, मैंने सिगरेट पिया, पुस्तक बनाया है, तकलीफ मालूम होगा। ऑप्शन बी केवल लड़की ने क्या करी, ऑप्शन सी केवल मैंने सिगरेट पिया, ऑप्शन डी केवल पुस्तक बनाया है। तो यहाँ अगर हम लिंग दूषित वाक्य के उदाहरण देखें तो इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें सभी जो उदाहरण दिए गए हैं ये सभी उदाहरणों में लिंग की कहीं ना कहीं कमी हमें दिखाई दे रही है, यानी कि अशुद्धियाँ हैं, लिंग दोष कह सकते हैं। अगला है उच्चारण दोष, ठीक है, हमने देखा पहले व्याकरण दोष था, दूसरा क्या था? उच्चारण दोष। यहाँ हमने देखा था ना, दो व्याकरण की त्रुटियां हमने देख ली, उच्चारण संबंधी दोष से संबंधित जो प्रश्न है उसे हम देख रहे हैं। उच्चारण दोष कहाँ अधिक देखा जाता है? ऑप्शन ए अशिक्षित, अर्धशिक्षित या हिंदी प्रदेशेतर स्थानों के निवासियों में, ऑप्शन बी केवल अशिक्षित लोगों में, ऑप्शन सी केवल अर्धशिक्षित लोगों में, ऑप्शन डी केवल हिंदी प्रदेशेतर स्थानों के निवासियों में। इसका सही उत्तर क्या होगा? उच्चारण दोष कहाँ अधिक होता है? अशिक्षित, अर्धशिक्षित या हिंदी प्रदेशेतर स्थानों के निवासियों में उच्चारण दोष पाया जाता है। अगला है, हिंदी गद्य में एकरूपता की कमी का कारण क्या है? अभी तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, एकरूपता की कमी। हमने व्याकरण की त्रुटियां देख ली, उच्चारण संबंधी दोष को देख लिया, अब एकरूपता की त्रुटियां जो है, एकरूपता की जो कमी है उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ एकरूपता की कमी से संबंधित जो प्रश्न है, हिंदी गद्य में एकरूपता की कमी का कारण क्या है? ऑप्शन ए बाह्य प्रभाव, ऑप्शन बी केवल अंग्रेजी का प्रभाव, ऑप्शन सी केवल बांग्ला का प्रभाव, ऑप्शन डी केवल अरबी फारसी का प्रभाव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एकरूपता की कमी का कारण क्या है? बाह्य प्रभाव, ठीक है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी और अरबी फारसी के समानांतर शब्द निर्माण की प्रवृत्ति भी खूब चल पड़ी है। फलस्वरूप गोल्डन एज के लिए, ठीक है, अरबी फारसी के समानांतर शब्द निर्माण की प्रवृत्ति भी खूब चल पड़ी है। जैसे अगर हम बात करें गोल्डन एज, इसके लिए स्वर्णयुग, ग्रैंड सक्सेस के लिए शानदार सफलता, या गोल्डन रेज के लिए स्वर्ण किरण, व्यू पॉइंट के लिए दृष्टिकोण आदि प्रयोग देखे जा सकते हैं। इस प्रकार शब्द निर्माण बुरा नहीं है, किंतु कहीं कहीं अपनी भाषा की मूल प्रकृति से जब ये प्रयोग बहुत दूर पड़ जाते हैं तब हास्यास्पद बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, अनेक रूपता के कारण हिंदी गद्य में क्या लाभ हुआ है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की शक्ति अधिक हो गई है और भाषा की प्रकृति में थोड़ा लचीलापन भी आया है, ऑप्शन बी केवल अभिव्यक्ति की शक्ति अधिक हो गई है, ऑप्शन सी केवल भाषा की प्रकृति में थोड़ा लचीलापन आया है, ऑप्शन डी कोई लाभ नहीं हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अभिव्यक्ति की शक्ति अधिक हो गई है और भाषा की प्रकृति में भी थोड़ा लचीलापन आया है। तो ये जो अनेक रूपता है इसके कारण लाभ भी हुआ है हिंदी गद्य को, और लाभ किस रूप में हुआ है कि इसकी शक्ति अधिक हो गई है और भाषा की प्रकृति में लचीलापन आया है। इसी प्रकार अरबी फारसी से प्रभावित लेखक जब यह लिखता है, ज़रा सा दिल और इतनी मुसीबतों का सामना, आग की भट्टी, जल की बाढ़ और आंधी का तूफान, इन सब से बारी बारी से गुजरना, तो हिंदी का एक नया रूप ही उपस्थित हो जाता है। तो यह भी इसकी एक कह सकते हैं विशेषता के रूप में ही हो सकते हैं कि अनेक रूपता भी कहीं ना कहीं हिंदी गद्य को समृद्ध ही कर रहा है। अगला प्रश्न है, अब जबकि हिंदी राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो गई है, क्या आवश्यक हो गया है? यानी उसके लिए क्या ज़्यादा आवश्यक हो गया है? उसके लिए यानी जब हिंदी राजभाषा के लिए प्रतिष्ठित हो गई है तो उसके लिए क्या आवश्यक हो गया है? ऑप्शन ए उसका मानकीकरण, ऑप्शन बी उसकी अनेक रूपता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी उसकी अभिव्यक्ति शक्ति को कम करना, ऑप्शन डी उसकी प्रकृति को अपरिवर्तित रखना। सही उत्तर होगा
ऑप्शन ए मानकीकरण, यानी उसका मानकीकरण आवश्यक हो गया है। हिंदी गद्य की दुर्बलताओं में पहला था व्याकरण संबंधी त्रुटियां, दूसरा था उच्चारण संबंधी त्रुटियां, तीसरा था एकरूपता की कमी, चौथा था अभिव्यक्ति शैथिल्य। तो ये अभिव्यक्ति शैथिल्य जो है इसके कारण क्या हो सकते हैं? पहला है एक ही वाक्य के कई अर्थ अभिव्यक्त हो सकते हैं। ऑप्शन बी केवल एक ही अर्थ अभिव्यक्त होगा। ऑप्शन सी वाक्य का अर्थ स्पष्ट होगा। ऑप्शन डी वाक्य का अर्थ अस्पष्ट नहीं होगा। तो अभिव्यक्ति शैथिल्य के कारण क्या हो सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा एक ही वाक्य के कई अर्थ अभिव्यक्त हो सकते हैं। आज के हिंदी गद्य में अभिव्यक्ति शैथिल्य भी कम नहीं है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न दिया है उससे संबंधित तर्क हम देख लेते हैं। तो तर्क में पहला जो तर्क है वह देख लेते हैं। आज के हिंदी गद्य में अभिव्यक्ति शैथिल्य भी कम नहीं है। कहीं कहीं तो व्याकरणिक चिन्हों की शिथिलता के कारण एक ही वाक्य के कई अर्थ अभिव्यक्त होते हैं। जैसे इस दुकान पर अनार, संतरे और अंगूर का शरबत मिलता है। इस वाक्य से यह भी अर्थ लगा लिया जा सकता है कि इस दुकान पर अनार मिलता है, संतरे मिलते हैं और अंगूर का शरबत मिलता है। और यह भी अर्थ लगा सकते हैं कि इस दुकान पर अनार का शरबत मिलता है, संतरे का शरबत मिलता है और अंगूर का शरबत मिलता है। ऐसे स्थानों पर प्रसंग एवं परिस्थिति को देखते हुए भी अभिप्रेत अर्थ समझा जा सकता है। इस समय हिंदी में विज्ञान एवं प्रविधि संबंधी ज्ञान तेजी से आ रहा है। हिंदी गद्य की शक्तियों के विषय में अगर हम बात करें तो जो पहला पॉइंट है, उपर्युक्त दुर्बलताओं के होते हुए भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज के हिंदी के गद्य में शक्ति का संचार बड़ी ही तीव्रता से हो रहा है। उसका शब्द भंडार बढ़ता जा रहा है। जो हमारा पहला पॉइंट था ना हिंदी गद्य की दुर्बलताओं में, जो पांचवा पॉइंट था वो था प्राविधिक शब्दावलियों का अभाव। इससे संबंधित जो तथ्य हैं वो शक्ति के रूप में दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। उपर्युक्त दुर्बलताओं के होते हुए भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज हिंदी के गद्य में शक्ति का संचार बड़ी तीव्रता से हो रहा है। उसका शब्द भंडार बढ़ता जा रहा है। नए शब्द ढूंढे, गढ़े और लिए जा रहे हैं। कोश छपते जा रहे हैं। पारिभाषिक शब्दावलियां भी बनती जा रही हैं। विज्ञान, वाणिज्य, उद्योग धंधे, चिकित्सा, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन, भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र आदि अनेक विषयों से संबंधित शब्द प्रयोग में आते जा रहे हैं। धीरे धीरे इन शब्दों का प्रयोग भी निश्चित होता जा रहा है और विश्वास किया जाता है कि शीघ्र ही हिंदी गद्य सभी विषयों की अपेक्षित अभिव्यक्ति में पूर्ण समर्थ हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि हिंदी को विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और यथासंभव सभी विषयों के शोध ग्रंथ हिंदी में प्रस्तुत किए जाएं। ऐसा ना होने पर हिंदी गद्य के पूर्ण विकास में पर्याप्त समय लग सकता है। आज हिंदी को मात्र रचनात्मक साहित्य की भाषा के रूप में नहीं, ज्ञान विज्ञान की समर्थ भाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित होना है। हमारा अगला टॉपिक और आखिरी टॉपिक खंड क से है समस्याएं। हिंदी गद्य की समस्याएं। हिंदी गद्य के प्रचार एवं प्रसार के साथ उसकी समस्याएं भी बढ़ गई हैं। राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, संपर्क भाषा हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी के स्वरूप निर्धारण की समस्या, हिंदी और उर्दू तथा हिंदुस्तानी की समस्या, पारिभाषिक शब्द निर्माण की समस्या, हिंदी के मान्य व्याकरण की समस्या, लिपि सुधार की समस्या, राजकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग की समस्या, विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए हिंदी माध्यम की समस्या, हिंदी के मानकीकरण की समस्या आदि अनेक ऐसी समस्या हैं जिनके प्रति आज के हिंदी हितैषी विद्वान जागरूक हैं। प्रयत्न चल रहे हैं, प्रयोग जारी हैं, विकास का क्रम अक्षुण्ण है और निकट भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। विगत 175 वर्षों में हिंदी गद्य का जिस प्रकार विकास हुआ है उसे देखते हुए उसका भविष्य उज्जवल ही माना जाएगा। यहाँ पर हिंदी गद्य से संबंधित जो समस्याएं हैं, यानी पहली जो समस्या है भाषा को लेकर, यानी हमारी जो हिंदी भाषा है, राजभाषा को लेकर समस्याएं हैं, राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर समस्याएं हैं, संपर्क भाषा को लेकर है, साहित्यिक हिंदी को लेकर समस्याएं हैं, यानी उसके स्वरूप निर्धारण से संबंधित समस्याएं हैं। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी की समस्या है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की समस्या है, हिंदी के मान्य व्याकरण की समस्या है, लिपि सुधार की समस्या है, राजकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग की समस्या है, यानी अगर हम जो प्रयोजन मूलक हिंदी की बात करते हैं उसकी समस्या है, विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए हिंदी माध्यम की समस्या है, मानकीकरण जो एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में है, यानी अगर हम देखें तो वो महत्वपूर्ण समस्या है,
ठीक है। तो इन सभी समस्याओं के बीच भी अगर हम देखें तो हिंदी का जो सतत विकास है वह होता रहा है और आगे भी इसकी उज्जवल भविष्य की कामना की जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खंड क जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो खंड क से संबंधित जो आपके विचार हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा जो खंड ख होगा वो उसी अनुरूप आगे चलेगा। क्योंकि अगर आपको लगता है इसमें कुछ कमियां हैं या इसको इस अनुरूप होना चाहिए तो आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।